गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आ जाइए भाई, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। राम राम बच्चे, सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास जैसा कि आप लोग जान भी रहोगे, ये एक लाइव डाउट डिस्कशन सेशन है। ठीक है, इसमें हम कुछ अच्छे डाउट्स हैं जो बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो लाइव में डाउट्स आएंगे उनको भी, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे डाउट्स होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। और ठीक है, चलिए, तब तक एक दो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिक किए हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप वगैरह पर पूछते रहते हैं ना। एक दो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं, उनसे काफी कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा। बाकी आप लोग भी अपने डाउट्स पूछते रहेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। देखो, ये व्हाट्सएप पे कुछ बच्चों ने डाउट्स वगैरह भेजे हैं ना, ये अच्छे डाउट्स हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनसे आपको काफी कुछ सीखने समझने जानने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है जो मैं सबसे पहले पिक करूंगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, मुझे इसकी इमेज ले लेनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा है, इसको लिखना मुश्किल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 और 26 वर्ड्स का है। अब इसको एक काम करेंगे, इसको कभी ना दूसरे सेशन में ले लेंगे, इसको पहले से ही मतलब ओपन कर लेंगे। ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बैंक पीओ के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। एक छोटा क्वेश्चन है, अच्छा है, उसको देखो डिस्कस करते हैं पहले। इतना लिखेंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा, ठीक है। एक और बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, हालांकि इसके ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। हाँ, द सन साइंस ब्राइटली, ब्राइटली लिखो बेटा। हाँ, असल में हमारे इंग्लिश सीखने वाले बच्चे होते हैं ना, एक तो इनके कन्फ्यूजन्स इसलिए कभी ख़त्म नहीं हो पाते क्योंकि ये ऑनलाइन पढ़ते हैं। कोई वेबसाइट देखी, कोई ब्लॉग देखा, कोई यूट्यूब पे पढ़ाते हुए किसी पर्सन को देखा, उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया। एक होती है फंक्शनल इंग्लिश, एक होती है फॉर्मल इंग्लिश। मैं जो पढ़ाता हूँ आपको अपनी क्लासेस में यूट्यूब पे, हम पढ़ते हैं फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। फंक्शनल क्या है हम उसको डील नहीं करते क्योंकि उसका कोई सिर पैर नहीं है, वो कॉपी है। मतलब जैसे आप सुन रहे हो वैसे ही आप बोल रहे हो ना, जिसने बोला उसे पता क्या सही है गलत है, और ना आप बता रहे हो, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो ना, आपको ही पता है कि लॉजिकली ग्रामेटिकली सही है गलत है। तो उसमें उसको तो सीखा नहीं जा सकता बच्चे, ठीक है। उसको इसलिए नहीं सीखा जा सकता क्योंकि उसमें कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है ना सही गलत के, तो सीखा किसे जा सकता है जिसका कोई स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो हम जो पढ़ते हैं या जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ या जो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, चाहे अपने ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में, ये है फॉर्मल इंग्लिश, ठीक है। इसी को सीखा जा सकता है, बाकी को कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे हमारे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी वेबसाइट पे उन्होंने कुछ देखा, किसी पोर्टल पे कुछ देखा, किसी ब्लॉग में कुछ देखा, वहाँ पे किसी ने बता दिया ये भी सही वो भी सही, तो ऐसे नहीं सीख पाओगे, ठीक है। बिगिनर के लिए एक बैच बना दीजिए। बिल्कुल बेटा, जरूर बना देंगे बैच, हमें तो बड़ी खुशी होती है, बैच बना के जरूर बना देंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, देखो बातों बातों में ऑप्शन लिखना रह गया। ऑप्शन लिख देता हूँ बेटा, फिर आंसर बताना। बिना ऑप्शन के आंसर कुछ बच्चों ने बता दिया, लगता है इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ऑफ, दूसरा ऑप्शन है ऑन। चलो आंसर बताओ। ठीक है, अब बताओ। रेनू चेंज्ड द फ्लैट टायर डैश हर कार। ये किसी बच्चे ने पूछा था व्हाट्सएप पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नई बात है, मतलब आपको सीखने को मिलेगी, तो मैंने सोचा लो बच्चों के साथ इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आंसर बताओ। What I have said part of speech of the word what. What is a pronoun बच्चे? What pronoun होता है? Complex relative pronoun. अब वैसे तो हमें लग रहा है तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
इजी क्वेश्चन है, सीधे ऑफ लिख दो, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, मैं आपको बताता हूं, जो आपको क्वेश्चन ज्यादा इजी लगे ना, समझ जाना वही इजी नहीं है। मतलब जो लगे इजी, समझना वो है नहीं इजी, अगर वो एग्जाम में आया हुआ। वैसे तो हो भी सकता है, मान लो अगर एग्जाम से परे की हम बात करें तो ऐसा हो भी सकता है कि लगे भी इजी और हो भी इजी, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिले जो आपको लगे ये इजी है, तो आप मान के चलना कि शायद ये इजी होगा नहीं, लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो दोनों ऑफ प्रीपोजिशन और ऑन प्रीपोजिशन हमने ऑप्शन में दिए हैं, हो सकता है हम और भी प्रीपोजिशन ऑप्शन में दे दें, लेकिन उनका कोई तुक नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चे पहले ही जान जाएंगे वो गलत है, ठीक है। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ना, उसने ऑप्शन 2 ही लिखे भी हैं ठीक है। तो मैंने वही ऑप्शंस जो इसने डिस्कस की, जो इसने लिखे हैं, वही मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। अब देखो, रेनू चेंज द फ्लैट टायर डैश हर कार, हमारे पास ऑप्शन हो गया ऑफ और ऑप्शन हो गया ऑन। ऑफ का यूज हम कब करते हैं? पार्ट एंड टोटल को रिलेट करने के लिए, पार्ट एंड टोटल का रिलेशन शो करने के लिए, ठीक है। ऑन का यूज हम कब करते हैं? ऑन का यूज तो वैसे हम डेज के लिए करते हैं, डेट्स के लिए करते हैं, ठीक है, और अटैचमेंट के लिए करते हैं। अटैचमेंट समझते हैं कि कोई एक चीज किसी एक दूसरी चीज से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी ऑन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, अब इसमें देखिए, जैसे हमें एक तो ऑफ लग रहा है, ऑफ हमें सही क्यों लग रहा है? क्योंकि ये हुज का रिप्लाई है। जैसे हमने लिखा रेनू चेंज द फ्लैट टायर, फ्लैट का मतलब जो मतलब पंक्चर हो गया, जैसे टायर पंक्चर हो जाता है ना तो फ्लैट हो जाता है, तो उस फ्लैट टायर का मतलब पंक्चर टायर, ठीक है। रेनू चेंज द फ्लैट टायर, हुज, हुज टायर, तो हम सीधे लिख देंगे ऑफ हर कार। तो हमें पता ही है कि भाई हुज के लिए तो ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। वोकैब को याद रखने के लिए क्या उपाय है, मैं अभी इस पे भी बात कर लूंगा, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोई प्रेपोजिशन का A to Z बैच बनाइए। प्रेपोजिशन का बैच हमने एक बार बनाया भी था ऑफलाइन, लेकिन बनाते हैं उसे ऑनलाइन नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि वो 30-35 घंटे का सिलेबस होता है, तो ऑनलाइन उसको पढ़ाना ठीक नहीं होता, ठीक है, मतलब पढ़ाया नहीं जा सकता, तो उसका मैं ऑफलाइन बैच बनाता हूँ। तो ऑफलाइन कभी वीकेंड पे प्रिपरेशन का बैच बनाएंगे तो आपको बता देंगे, इंटरेस्टेड रहोगे, आप आओगे तो आ जाना, ठीक है। तो हुज का रिप्लाई जहां पे हमें चाहिए होता है वहां पे हम क्या करते हैं? ऑफ लिख देते हैं। बट एक चीज सोचो, एक चीज सोचना, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट होते हैं ना, असल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप उनका आंसर बता लेते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें एक नहीं मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे होते हैं, और आपके कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए, तब आप उनका सही आंसर जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, आपको देखो समझाता हूं, यहां समझना सारे बच्चे। जैसे मैंने लिखा, यहां देखो, जैसे मैंने लिखा डैश फ्रेंड ऑफ मी हेल्प्ड देम, ठीक है। दूसरा हमने लिखा डैश फ्रेंड ऑफ माइन हेल्प्ड देम, ठीक है। तीसरा हमने लिखा डैश फ्रेंड्स ऑफ मी हेल्प्ड देम, ठीक है। फोर्थ हमने लिखा डैश फ्रेंड्स ऑफ माइन हेल्प्ड देम। चल एक बार ये ब्लैंक्स फिल करोगे बच्चों? ब्लैंक्स फिल करो। डैश फ्रेंड ऑफ मी हेल्प्ड देम, डैश फ्रेंड ऑफ माइन हेल्प्ड देम, डैश फ्रेंड्स ऑफ मी हेल्प्ड देम। ध्यान देना, दिख गया होगा हालांकि तुम लोगों को, लेकिन फिर भी देखो, ये फ्रेंड्स है और यहां पे केवल फ्रेंड है। मुझे बहुत दिनों बाद देख के अच्छा लगा।
और हर हफ्ते अगर 2-4 बार दिख जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, मैं 2 हफ्ते बाद आया करूंगा क्लास लेने लाइव। एलीट फीस का, कोर्स का फीस कम हो सकता है। मैं फीस की बात ही नहीं कर रहा, तुम क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करो ना बेटा। एक काम करो, तुम सब लोग बेकार हो, मेरे किसी काम के नहीं हो। जितने हो ना, अभी पहले इस वीडियो को लाइक करो। मतलब ये बड़ी अजीब बात मुझे कहने में लग रही है, लेकिन आज पता नहीं मेरा मन है ऐसे कहने का। पहले तो वीडियो लाइक करो, तुम मक्कार हो सर। ठीक है, पढ़ाई करोगे, वीडियो लाइक नहीं करोगे। वीडियो लाइक करो पहले, जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं इनके आंसर कुछ नहीं बताऊंगा, समझे? मैं भी बंद करूंगा, जाऊंगा मैच देखूंगा जाके। आज राजस्थान रॉयल्स का और दिल्ली कैपिटल का मैच आ रहा है। और दिल्ली कैपिटल मेरी सेकंड फेवरेट टीम है। पहली है आरसीबी, दूसरी है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, मैं अभी छोड़ के जाऊंगा क्लास और मैच देखूंगा जाके। ठीक है, बदतमीजी देते हो तुम ससुर मेरे साथ। आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ। और हाँ, नालायकी दोगे ना, तुम्हारी नालायकी मैं निकालूंगा। चलो, पहली बार नहीं, मैं चमका भी दूंगा लल्लू को, भगा भी दूंगा। ठीक है, अबे मैच छोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अबे कुछ है ही नहीं। कोई टीचर बताओ कितना इंपॉर्टेंट मैच देख रहा है। दिल्ली टीम बेचारी मेरी सेकंड फेवरेट टीम है, मैं उसका मैच छोड़ के तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। चलो खैर, वो खैर अपने आप देख लेना, छोड़ो। मेरी मौज थी, मैंने कह दिया। अब देखो मैं बताता हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक नाउन का कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली ये नाउन और आर्टिकल दोनों का होता है। मतलब कॉन्सेप्ट जो है ना, आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये नाउन का भी है और ऐसे भी कह सकते हो आर्टिकल का भी है। ठीक, अगर हमने यहां पर ऑफ मी लिखा है, मी, और हमने यहाँ पे ऑफ माइन लिखा है, तो मी और माइन का डिफरेंस तो सबको ही पता होगा कि भाई मी जो होता है ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसका यूज हम करते हैं तब जब हमें पर्सन को रेफर करना हो। माइन जो होता है ये पोजेशन का प्रोनाउन है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें पर्सन को नहीं, उसके पोजेशन या रिलेशन को एक्सप्रेस करना हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे माइन लिख रहे हैं तो ये जो माइन है वो मी के लिए नहीं यूज हुआ। वो माइन किसके लिए यूज हुआ? वो माइन यूज हुआ है मी के किसी पोजेशन या रिलेशन के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स की बात हो रही है तो माइन का मतलब है माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो ऑफ के बाद हमने माइन लिखा है माई फ्रेंड्स है। माई फ्रेंड्स का मतलब जो टोटल, वो टोटल फ्रेंड्स। और यहां पे जो ऑफ माइन लिखा इसमें भी ये माइन जो है वो टोटल है। तो अगर ये टोटल है तो ऑफ से पहले ना हमें पार्ट लिखना पड़ेगा, पार्ट। ठीक है, अब यहां पे सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, तो सिंगुलर नाउन अगर किसी टोटल का पार्ट हो तो आप उसको कैसे रेफर करोगे? वो वन ऑफ मैनी वाली सिचुएशन हो जाएगी कि बहुतों में से किसी एक की आप बात कर रहे हो। तो देखो, आप वैसे तो यहां पे दिस भी लिख सकते हो, दिस फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, या फिर आप यहां पे लिख दोगे आर्टिकल ए, सॉरी एन लिख गया गलती से, आर्टिकल ए लिख दो। अब फ्रेंड ऑफ माइन, अब फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब हो गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कोई एक। ठीक है, यहां पे लिखा मी, तो मी जो है ना ये टोटल को रेफर नहीं कर रहा, मी रेफर कर रहा है उस पर्सन को जिसका ये फ्रेंड होगा। मतलब हमें यहाँ पे पार्ट एंड टोटल का रिलेशन नहीं शो करना है। तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो फ्रेंड है ये डेफिनेट हो गया। जैसे सारे बच्चे जानते हैं जब हम किसी नाउन के बाद में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख देते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, तो उसके साथ में द आर्टिकल लिखना पड़ता है। जैसे हमने लिखा द ऑनर ऑफ दिस हाउस, द ऑनर ऑफ दिस हाउस, तो ऑफ दिस हाउस ने क्या किया, ऑनर को डिफाइन कर दिया, तो हमने उसके बाद में दा लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल बच्चे अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम लोग। अभी मैं तुम लोगों के क्वेश्चन से डील करूंगा, पहले ये समझा दूं एक बार। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग डील कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा जब पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे द फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ मी। द फ्रेंड ऑफ मी का मतलब हो गया माई फ्रेंड। अब फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब हो गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो दोनों में मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब देखो क्या हुआ, दोनों का मतलब ये हुआ कि द फ्रेंड ऑफ मी का मतलब हो गया ओनली फ्रेंड, कि इस पर्सन का एक ही फ्रेंड है। और अगर हम लिख देंगे अब फ्रेंड ऑफ माइन तो इसका मतलब हो गया वन ऑफ मैनी फ्रेंड्स, वन ऑफ मैनी, कि बहुत से फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई एक। तो माइंड और मी से पता चल जाता है। अब यहां जाओ, यहां पे हमने लिख दिया फ्रेंड्स, यहां पर भी लिख दिया फ्रेंड्स। यहां पे फ्रेंड सिंगुलर नाउन था, यहां पे फ्रेंड प्लूरल नाउन है फ्रेंड्स। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, यहां पे हमने माइंड लिखा है तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो है ना ये टोटल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये टोटल होता ना तो ऑफ के बाद हमें टोटल लिखना नहीं पड़ता। तो अगर ये टोटल नहीं है तो पार्ट होगा। तो इसके लिए अब हम ए एन आर्टिकल तो लिख नहीं सकते क्योंकि नाउन प्लूरल है, तो सम लिख दो, सम लिख दो, अब फ्यू लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो लिख दो सम फ्रेंड्स ऑफ माइन,
ठीक है, या लिख दो अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन। यहां पे क्या लिखा, फ्रेंड्स ऑफ मी, तो मी जो है वो टोटल को रेफर नहीं कर रहा, वो फ्रेंड्स को रेफर नहीं कर रहा, मी रेफर कर रहा है उस पर्सन को जिसके ये फ्रेंड्स होंगे। तो इसका मतलब ये जो फ्रेंड्स हैं वो डेफिनेट हो गए, क्यों, क्योंकि ये मी के फ्रेंड्स हैं। तो जो भी मी के फ्रेंड्स हैं वो अपने आप डेफिनेट हो गए कि जनरल फ्रेंड्स की बात ना हो कि मी के फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो यहां पे लिख दो द, ठीक है। तो जब हम ऑफ से पहले टोटल को लिख देते हैं, अब जैसे मान लो किसी का एक ही फ्रेंड है तो वो वन टोटल हो गया, किसी के एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं, जितने भी हैं उन टोटल को रेफर करना है तो द फ्रेंड्स हो गया। तो जब हम द फ्रेंड या द फ्रेंड्स लिख रहे हैं तो ध्यान से समझना ये टोटल है, टोटल, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर एन आर्टिकल लिख देंगे, ठीक है, तो वो टोटल नहीं रहेगा, वो पार्ट हो जाएगा। अगर वो पार्ट हो जाएगा तो ऑफ के बाद में फिर हमें वो टोटल लिखना पड़ेगा जिसका वो पार्ट है। वो टोटल पर्सन नहीं है, पर्सन का पोजीशन है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पे हमने लिखा द फ्लैट टायर ऑफ हर कार, द फ्लैट टायर, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं उसके कार में एक ही टायर होगा, एक कार टायर की तो कार नहीं होती है, ठीक है। एक टायर की कार तो होती नहीं है, जैसे अभी हमने एग्जांपल पीछे नहीं लिखा, द फ्रेंड ऑफ मी, द फ्रेंड ऑफ मी, ठीक है, द स्टीयरिंग ऑफ द कार, ठीक है, और द टायर ऑफ द कार, हर कार या द कार जो भी। तो ये जो हमने लिखा द फ्रेंड ऑफ मी सही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई मेरा एक ही फ्रेंड है, तो वो टोटल है जो भी है, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया द फ्रेंड ऑफ मी। बहुत से होते हैं उनमें से एक की बात करनी होती है तो हम लिखते हैं फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। द स्टीयरिंग ऑफ द कार, कार में एक ही स्टीयरिंग होती है, बहुत सी तो स्टीयरिंग्स कार में होती नहीं है, तो एक ही स्टीयरिंग होती है, तो हमने लिख दिया द स्टीयरिंग ऑफ हर कार, द लिख गया, चलो कोई बात नहीं, द स्टीयरिंग ऑफ हर कार या द स्टीयरिंग ऑफ द कार। लेकिन अगर हम लिख देंगे द टायर ऑफ द कार या द टायर ऑफ हर कार, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी कार में एक ही टायर है, जो कि हमें पता ऐसा नहीं है, कार है तो 4 टायर तो होंगे कम से कम, ठीक है। लिमोजिन वगैरह होते हैं उनमें शायद ज्यादा भी होते हैं। तो ये जो द टायर ऑफ हर कार लिखा ना, ये गलत है। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे वन ऑफ द टायर्स, इसको आपको लिखना पड़ेगा वन ऑफ द टायर्स। मान लो एक कार है उसमें 4 टायर्स हैं, तो एक से ज्यादा हैं, अब आपको उनमें से एक की बात करनी है, तो आपको वन ऑफ मैनी का एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। वन ऑफ मैनी का एक्सप्रेशन देना तो लिखो वन ऑफ द टायर्स ऑफ हर कार, उसके कार के टायर्स में से कोई एक, तो सही होगा। तो यहां पे अगर हम ऑफ लिख देंगे ना तो तुम्हें बोलने में तो सही लगेगा, लेकिन ये तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, यहां पे द आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों को पता होते हैं। अगर यहां पे लिख दिया जाए ना द फ्रेंड ऑफ, तो सबको पता है यहाँ पे मी आएगा, और यहाँ पे फ्रेंड लिख दिया जाए सबको आएगा माइन, ये पता है, ठीक है। लेकिन यूज नहीं कर पाओगे जरूरत पड़ने पे, यहां पे आओगे तो तुम्हारा दिमाग कट जाएगा, तुम्हें ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि वहां पे द लिखा हुआ है। तो ये जो द लिखा हुआ है ना, इस बच्चे से बच्चे ऑफ तो आएगा नहीं, ऑफ तो हटा दो, ठीक है, ऑफ नहीं आएगा। खैर ऑफ का ऑप्शन खत्म हो गया, तो अब जब 2 ही ऑप्शन थे, एक ऑप्शन खत्म ही हो गया, तो आएगा तो ऑन ही। लेकिन अब हमें ये समझना है कि ऑन क्यों आया। जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर रखी हो, जैसे ये मान लो ये पोडियम है, इसके ऊपर ये माउस रखा है, कीबोर्ड रखा है, तो हम ऑन कह सकते हैं, ठीक है, यही वजह होती है। या मान लो कोई टेबल है उसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं, या कोई छत है उसके ऊपर पौधे हैं रखे हुए, गमले रखे हुए, तो हम ऑन का यूज करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऑन का यूज कॉमन है ये, लेकिन बेसिक जो यूज होता है ऑन का, वो हम यूज करते हैं अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट का मतलब क्या, देखो समझना, अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी लेकिन तुम लोग समझ लेना। मान लो ये कोई एक रूम है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई एक रूम है। इस रूम में किसी पर्सन ने, ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है रूम की, और इस दीवार पे किसी ने घड़ी टांग दी, या किसी ने इस पे कैलेंडर टांग दिया। तो अब आप उस कैलेंडर को और उस घड़ी को रिलेट करने के लिए क्या प्रिपोजिशन यूज करोगे, सॉरी उस कैलेंडर को और उस वॉल को रिलेट करने के लिए क्या प्रिपोजिशन यूज करोगे। भाई समझना, ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम में ये एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर किसी ने एक कैलेंडर या एक घड़ी टांग दी, ठीक है। अब आप कौन सी प्रिपोजिशन यूज करोगे इसके लिए। देयर इज अ वॉच, सॉरी देयर इज अ क्लॉक, देयर इज अ कैलेंडर, ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे। क्या लिखोगे,
देयर इज अ कैलेंडर डैश द वॉल, क्या प्रिपोजिशन यूज करोगे? ऑन ही यूज करोगे, ठीक है, ऑन ही यूज करोगे ना, देयर इज अ कैलेंडर ऑन द वॉल, ऑन यूज करोगे। चलो अब मान लेते हैं कि ये जो सीलिंग है, ठीक है, ये तो हो गई ये वाली दीवार। अब हम बात करते हैं सीलिंग की। सीलिंग पे किसी ने पंखा लगा दिया, अच्छा सा बढ़िया ब्यूटीफुल पंखा लाके लगा दिया, या नहीं पंखा लगा दिया, जैसे ये मेरे स्टूडियो की सीलिंग है, इस पे लाइट्स लगी हुई हैं, ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं, इतनी रोशनी आ रही है ना, तो ये 4-5 ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या प्रिपरेशन यूज करोगे? भाई मान लो ये एक रूम है, देयर आर मैनी लाइट्स ऑन द सीलिंग, ऑन द सीलिंग, ऑन, तो यहां भी ऑन यूज करोगे, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो कमरा है इसके ऊपर और कुछ नहीं बना हुआ है, इसके ऊपर इसकी छत है, रूफ है, और इस रूफ के ऊपर में, ठीक है, अब कोई चीज रखी हुई है, मान लो गमले रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, तो अब आप कौन सी प्रिपरेशन यूज करोगे? नहीं, अंडर नहीं आएगा, जो बच्चे अंडर सोच रहे हैं वो गलत है, ऑन आएगा। देयर आर 5 लाइट्स ऑन द सीलिंग, अंडर द सीलिंग नहीं, ऑन द सीलिंग, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? मान लो ये छत है, ठीक है, और मतलब रूफ है, और रूफ पर फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, तो अब आप क्या प्रिपरेशन यूज करोगे? ऐसे अटैच है किसी सरफेस का तो हम ऑन यूज कर रहे हैं, ऐसे अटैच है तो हम ऑन यूज कर रहे हैं। तो ऑन बेसिकली अटैचमेंट की प्रिपरेशन होती है, ठीक है। ऑन जो होती है, ओवर क्यों नहीं आ सकता? ओवर बेटा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ओवर वर्टिकल पोजीशन की प्रेपोजिशन होती है, और उसका यूज हम तब करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक वर्टिकल गैप हो, ठीक है, या फिर अगर गैप ना हो तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर कर लेता हो, तो हम ओवर का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो, इस तरीके की सिचुएशन है तो ऑन, इस तरीके की सिचुएशन है तो ऑन, इस तरीके की सिचुएशन है तो ऑन, तो ऑन का मतलब बेसिकली अटैचमेंट होता है। अब आप ध्यान से देखो, टायर्स आर अटैच्ड विद द कार एंड व्हेन दे गॉट फ्लैट, और जब वो पंक्चर हो जाते हैं देन वी रिमूव देम, तो हम उनको डिटैच कर लेते हैं, ऑफ द कार हो जाते हैं, ठीक है। तो बस यही समझना है, टायर्स ऑफ द कार, टायर्स ऑन द कार, ऑन द कार का मतलब अटैच्ड, ऑफ द कार का मतलब डिटैच्ड, ठीक है। जैसे कोई नट बोल्ट वगैरह होता है, अगर टूट जाता है तो हम क्या कहते हैं? ऑफ द मशीन, इट ब्रोक ऑफ, ठीक है। तो बस वही आंसर है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा ऑन, ठीक है। रेनू चेंज द फ्लैट टायर ऑन हर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, टाइम ले लिया। ऐसे ग्लिट के बारे में भी बता दीजिए। बता दूंगा बेटा, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आज ही बता दूंगा, ठीक है। द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, ओवर, अब नहीं, ओवर। अब देखो, अब जो होता है ना, बेसिकली उसका यूज हम करते हैं टू रेफर टू पैरामीटर्स और टू स्टैंडर्ड्स। चलो, तुम लोगों का कोई क्वेश्चन तो अच्छा है नहीं अभी, तुम लोग पूछो, या फिर मैं बताता हूँ। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द रूम नीड्स रिपेयरिंग, इसका पैसिव बनाना है, बनाओ तो एक बार। द रूम, ये रूम है बच्चों, द रूम नीड्स रिपेयरिंग, ठीक है। चेंज द वॉइस, चल चेंज करने के बाद सारे बच्चे किसी भी टाइप के अटैचमेंट के लिए आ सकता है। अरे मैं तुम्हें कितना अच्छा एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से देखो। मान लो ये एक रोड है, ये मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं प्रिपरेशन, तब बच्चों को एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक रोड है, ठीक है, और इस रोड से कोई एक बिल्डिंग अटैच्ड है। मान लो ये पेट्रोल पंप है, मान लो ये पेट्रोल पंप है, ठीक है। या फिर एक कोई बिल्डिंग है, वो इस रोड से थोड़ा सा दूरी पर है, मतलब अटैच नहीं है, डिटैच्ड है, और ये भी पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो ये जो पेट्रोल पंप अटैच्ड है रोड से, मतलब रोड के साथ में है, इसके लिए हम प्रिपोजिशन यूज करेंगे ऑन द रोड। दिस पेट्रोल पंप इज ऑन द रोड, ठीक है, एंड दिस पेट्रोल पंप इज ऑफ द रोड। तो ऑन का मतलब अटैच्ड, ऑफ का मतलब डिटैच्ड, ठीक है। चलो
द रूम नीड्स रिपेयरिंग, चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करो। अब देखो कुछ ऑप्शन तो इस बच्चे ने ही दिए हैं जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, कुछ ऑप्शंस तो इस बच्चे के हैं, कुछ ऑप्शंस मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, एक बार सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। ये असल में किसी पेपर का ही क्वेश्चन है, बच्चे ने पेपर का ही स्क्रीनशॉट, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं है शायद, इमेज लेके भेज दी है, तो ये पेपर में वो क्वेश्चन ही होगा। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, इसमें एक ऊपर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स, फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स विक्सन होता है, ठीक है। हाँ, इसमें इसने बच्चे ने सही टिक भी देख कर रखा है, ठीक है। तो ये मतलब कोई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होगा। मैं इसके देखो तुम्हें ऑप्शंस बताता हूँ, इसके ऑप्शंस पेपर में क्या क्या दे रखे हैं, एक दो ऑप्शन मैं अपने पास से भी लिखूंगा बाद में, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है द रूम इज बीइंग रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, अच्छा ठीक है, द रूम इज बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द रूम हैज बीन रिपेयर्ड, द रूम हैज बीन रिपेयर्ड। तीसरा ऑप्शन दिया द रूम नीड्स टू बी रिपेयर्ड, द रूम नीड्स टू बी रिपेयर्ड। और फोर्थ ऑप्शन दिया है डी, एक मिनट, फोर्थ जो भी है चलो, फोर्थ ऑप्शन दिया है रिपेयरिंग इज नीडेड फॉर द रूम, रिपेयरिंग इज नीडेड फॉर द रूम। ये चार ऑप्शंस हैं, और देखो विच ऑफ दीज ऑप्शंस कैन बी द आंसर। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं और इन और चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आंसर हो सकता है। बताओ भाई सारे बच्चे। पेपर में जो इंग्लिश आती है ना वो बहुत आसान होती है, जो मैं पढ़ाता हूँ वो थोड़ी सी तुम लोगों को मुश्किल लग सकती है कि टेढ़ी होती होगी, लेकिन एक्चुअली जो पेपर में आती है ना बच्चे वो बहुत आसान इंग्लिश होती है। अब देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना इसका आंसर, ठीक है। ये जो इज बीइंग रिपेयर्ड है, एक मिनट बेटा, सबसे पहले यहां आओ, ये जो हमने नीड्स लिखा है ना, ठीक है, ये ध्यान से देखो मेन वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। रिपेयरिंग जो है ये मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट जेरेंड है, ठीक है। तो अगर हम जेरेंड का पैसे बनाएंगे तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में देखो यहाँ पे इज बीइंग लिखा हुआ है। इज बीइंग रिपेयर्ड का मतलब समझ में आ रहा है, इज बीइंग रिपेयर्ड का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो सारे बच्चे बात जानते होंगे कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो वहां पे टेंस नहीं चेंज होता। अगर टेंस नहीं चेंज होता तो ये ऑप्शन गलत, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो ये टेंस चेंज हो गया तो गलत हो गया। हैज बीन रिपेयर्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी गलत हो गया। तो एक बेसिक फैक्ट होता है कि वॉइस चेंज करते समय टेंस नहीं चेंज होता है, मीनिंग नहीं चेंज होता है। ये जो दोनों टेंसेज है ना, ये हमारे ओरिजिनल सेंटेंस के टेंस से डिफरेंट है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब यहां जाओ, द रूम नीड्स टू बी रिपेयर्ड, इसमें देखो क्या है, ये नीड्स वर्ब एक्टिव वॉइस में, ये यहां भी अभी एक्टिव वॉइस में। ये जो रिपेयरिंग हम लिखते हैं सारे बच्चे बात जानते होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है कि जो रिपेयरिंग होता है जेरेंड, जो नीड वर्ब के बाद में हम जेरेंड से यूज करते हैं, उनके मीनिंग पैसिव भी होते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं एक दूसरे तरीके से समझा देता हूं, तुम लोग जल्दी समझ जाओगे। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को और समझना होगा। ज्यादातर बच्चे जो सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, इनको मैं समझाना चाहता हूँ, गलत है। देखो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया सेकंड ऑप्शन, ये हो गया थर्ड ऑप्शन, ये हो गया फोर्थ ऑप्शन। ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये भी गलत है बच्चे। ये क्यों गलत है समझना, क्यों गलत है ये समझना। ये मैं अपने चैनल पर ही या क्लासेस में बहुत बार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। अब खैर भूल जाओगे वो तो अपनी मर्जी है, लेकिन मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हम किसी भी मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखें, ठीक है,
तो उस मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट होता है। बहुत बार बताता हूं मैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, उनको समझाते समय मैं ये बात बता देता हूं बच्चों को, जिससे कि बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर हम कभी किसी मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हैं तो जो उस मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे नीड्स वर्ब का सब्जेक्ट जो है वही रिपेयरिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, मतलब रूम दोनों का सब्जेक्ट है। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से समझो, रूम जो है वो खुद तो रिपेयर नहीं करेगा, रिपेयर तो कोई और ही करेगा। तो ये जो हम जेरेंड लिखते हैं ना नीड के बाद में, ये इसका मतलब होता ही पैसिव है, ये पैसिव ही है ऑलरेडी। और ये जो हमने टू बी रिपेयर्ड लिखा है ये भी पैसिव है, तो इसमें वॉइस तो चेंज हुई नहीं। ये वर्ब एक्टिव मीनिंग की है, वो अभी भी एक्टिव है। ये वर्ब पैसिव मीनिंग कन्वे कर रही थी, जो अभी भी पैसिव है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। हाँ ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? फिर आंसर वही है जो बाद में बचा हुआ है। यहां पे देखो हमने क्या किया, ये जो रिपेयरिंग है ये नीड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जेरेंड है, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, नीड्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब थी एक्टिव वॉइस में, उसको हमने पैसिव वॉइस में बनाया। मतलब हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव नहीं मेन वर्ब का बना दिया। रूम जो है वो डूअर तो है नहीं नीड वर्ब का। ठीक है, हमें रिपेयरिंग की जरूरत है। अब रिपेयरिंग किसकी होगी, किसके लिए जरूरत है, तो वो हमने फॉर प्रीपोजिशन लिख दी, क्योंकि रूम नॉन डूअर ऑब्जेक्ट है, तो ये आंसर हो गया। तो हमारा आंसर बच्चे इसमें ही है, फोर्थ, रिपेयरिंग इज नीडेड फॉर द रूम। एग्जाम्पल दूं? चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूं, लो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। अगर किसी बच्चों के पास समझ में नहीं आई तो मैं एक दूसरी वर्ब यूज करके एग्जाम्पल लिख देता हूं। लो, they require beating, change the voice। they require beating, पहले तो मीनिंग समझ लेना। बहुत सा बच्चा रहेगा उसको इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा, उसको ये नहीं समझ आएगा इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, दे रिक्वायर बीटिंग। ठीक है, बीटिंग का मतलब समझ रहे हो, बीट जो वर्ब होती है उसका जेरेंड है, मतलब बीट जो हमारी वर्ब होती है जिसका मतलब पीटना होता है, ये उसकी जेरेंड हमने बना दिया बीटिंग। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस समझना। फिर दे सब्जेक्ट है, रिक्वायर मेन वर्ब है, बीटिंग इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब जेरेंड है। ठीक है, ये मैं नॉन फाइनाइट वर्ब में मैं पढ़ाता हूं, बाकी तुम में से भी कुछ बच्चे इस बात को पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, देखो कि रिक्वायर वर्ब है, डिजर्व वर्ब है, नीड वर्ब है, ठीक है, वांट वर्ब है। ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इनके बाद में अगर हम किसी ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करें जिसके हमें एक्टिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट हो तो हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, लेकिन इनके बाद में लिखी गई जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, अगर हमें उसके पैसिव मीनिंग की जरूरत हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन कौन से होते हैं? एक तो होता है पैसिव इन्फिनेटिव, कि आप पैसिव इन्फिनेटिव यूज कर लो। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन होता है जेरेंड। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जेरेंड यूज कर लो। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट है। कुछ बच्चे जिन्होंने नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ रखी हैं उनको समझ में आ गया होगा, बाकियों को मैं समझा देता हूं, वो समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लें। ठीक है, आ रही बात समझे? अब यहां देखो, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको पता होगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल पढ़ते हो ना, जिसको हमारे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे एडवांस्ड वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हमारे हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे जो होते हैं वो एडवांस्ड वर्ब्स कहते हैं, एडवांस्ड वर्ब्स। ठीक है, तो ये मान लो वही है कि आपके एडवांस्ड वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट? कि अगर हम रिक्वायर, डिजर्व, नीड, वांट इन वर्ब्स के बाद में, ये मेन वर्ब हो और इनके बाद में हम कोई नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करें और हमें उस नॉन फाइनाइट वर्ब के एक्टिव मीनिंग की जरूरत हो, एक्टिव मीनिंग। ठीक है, तो हम यूज करते हैं इन्फिनेटिव एक्टिव मीनिंग के लिए। लेकिन अगर जो हम नॉन फाइनाइट वर्ब लिख रहे हैं हमें उसके पैसिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो फिर या तो हम पैसिव इन्फिनेटिव लिखते हैं
टू बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव इन्फिनेटिव की फॉर्म होती है, या फिर हम जेरेंड लिख देते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो कहने का मतलब इन वर्ब्स के बाद में लिखा गया जेरेंड या पैसिव इन्फिनेटिव एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, ये समझना है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा ना दे रिक्वायर बीटिंग, इसमें क्या है कि जो दे है ये रिक्वायर वर्ब का भी सब्जेक्ट है और बीटिंग का भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि ये नहीं पीटेंगे, लेकिन इनको पीटे जाने की जरूरत है। मान लो कोई लोग ऐसे हैं कि बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि इनको पिटाई की जरूरत है, ये पिट के मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया दे रिक्वायर बीटिंग। तो ये एक्चुअल में बीटिंग जो वर्ब है ना, ये पैसिव मीनिंग की वर्ब है, बस मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं। इस बीटिंग का मतलब टू बी बीटन है, इस बीटिंग का मतलब टू बी बीटन है, दे रिक्वायर टू बी बीटन, बस ये समझ लो, ठीक है। अब वॉइस चेंज करो, जल्दी से। दे रिक्वायर बीटिंग का मतलब है दे रिक्वायर टू बी बीटन, नॉट चेंज द वॉइस। अब वॉइस चेंज करो, करो। देखो दे रिक्वायर समवन टू बीट देम। मैं ऑप्शंस बता रहा हूं तुम्हें, ऑप्शंस, क्योंकि वो तो पेपर में है, वो क्वेश्चन था, तो पेपर वाले जो हैं वो एक से ज्यादा तो सही ऑप्शन दे नहीं देंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं कितने कितने मतलब कितने तरीके से हम इसका वॉइस चेंज कर सकते हैं। पेपर में क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो पेपर में एक क्वेश्चन का वो एक ही सही आंसर देंगे, ऑप्शन तो 4 होंगे, लेकिन उनमें से आंसर कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम कोई पेपर तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं कितने तरीके से इसका वॉइस चेंज कर सकते हैं, समझना। सबसे पहला तरीका, ठीक है, कि लिख दो दे रिक्वायर समवन टू बीट देम, ठीक है। समवन इज रिक्वायर्ड टू बीट देम, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जो समवन है ना वो यहाँ पे अंडरस्टूड है, वो लिखा नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है, तो आप ऐसे लिख सकते हो समवन इज रिक्वायर्ड टू बीट देम। अब इन दोनों में समझना हुआ क्या, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं पहले एक बात बता देता हूं, छोटे से सबको समझना है। अगर कोई बच्चा ये मानता है तुम में से कि किसी एक सेंटेंस का अगर हम वॉइस चेंज करेंगे या नरेशन चेंज करेंगे तो एक ही आंसर हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। किसी भी एक सेंटेंस का अगर हम वॉइस चेंज करेंगे तो बहुत से तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू उसके वॉइस को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। या उसी तरीके से अगर हम किसी एक डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो उसके भी कई तरीके हो सकते हैं, मतलब एक ही बात को आप बहुत तरीकों से कह सकते हो, ठीक है। यूजुअली जब हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है वो सिखाया या बताया जाता है, लेकिन सारे बच्चों को समझना है कि वो अकेला ऐसा तरीका नहीं होता है, उसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं। मतलब एक ही सेंटेंस का वॉइस या नरेशन अलग अलग तरीकों से चेंज किया जा सकता है। There could be many ways to change the voice or the narration of a particular sentence, ठीक है। अब यहां जाओ, अब हमने लिखा they require someone to beat them and someone is required to beat them। अब इनमें देखो दोनों में हुआ क्या, यहां पे जो बीटिंग था इसका मीनिंग पैसिव था, जेरेंड का मीनिंग पैसिव होता है, तो हमने इसको एक्टिव बना दिया, वॉइस चेंज हो गया भाई, पैसिव से एक्टिव बना दो, एक्टिव से पैसिव बना दो, वॉइस चेंज हो जाता है, ठीक है। हमने नॉन फाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब थी उसको नहीं टच किया, यहां पर हमने क्या किया, मेन वर्ब का वॉइस चेंज कर दिया। यहां पे मेन वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस में थी, उसको हमने पैसिव बना दिया, समवन इज रिक्वायर्ड टू बीट देम, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, अब एक तरीका क्या है कि ये जो बीटिंग है रिक्वायर वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो, बीटिंग इज रिक्वायर्ड बाय देम, ठीक है, ऐसे बना लो। तो इसमें हम देखो रिक्वायर जो हमारी मेन वर्ब थी उसका हमने पैसिव बना दिया। तो मतलब हम इनमें से किसी भी तरीके से इसका वॉइस चेंज कर सकते हैं। अब बच्चा यहाँ पर एक चीज सोचेगा कि यहाँ पर तो हमने बाय देम लिख दिया, तो इससे पहले वाला जो था उसमें तो बाय द रूम नहीं लिखा था, तो वहां पे रूम डूअर नहीं था, ये डूअर है, दे एक्चुअली रिक्वायर इट, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। ओ का मतलब क्या होता है, लोन लेना या लोन देना, मैं बताता हूं देखो।
जैसे मान लो यू ओ मी ₹5,000। अब बच्चे ने कितनी अच्छी बात पूछी है, ठीक है। ये काफी लोगों को कन्फ्यूजन मुझे लगता होता होगा कि ये जो हमने ओ लिखा है ना, ठीक है, इसका मतलब हम क्या माने कि जो यू है उसको रुपए देने हैं, वो रुपए देगा 5,000 आई को, या आई देगा यू को? बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यू ओ मी ₹5,000, तो ये इस बच्चे का कंफ्यूजन है, लाइव सेशन में बच्चे ने पूछा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और मुझे लगता हो सकता है कुछ और भी ऐसे होंगे जो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते होंगे। यू ओ मी ₹5,000, तो यू ओ मी ₹5,000 का मतलब क्या है कि जो यू है उसको वो देगा पैसे मी को, या मी देगा यू को? बताओ भाई। मैं तो समझा ही दूंगा, मेरे पास तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन मैं एक बार तुम लोगों से जानना चाहता हूं, आई यू को पैसे देगा या यू आई को पैसे देगा? भाई बताओ। सारे बच्चे जो भी इस समय लाइव हैं सबको इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करना है। हाउ टू यूज योर पायरेटेड वीडियोस। भाई तुम या तो बहुत भोला वाला आदमी है, ठीक है, या तो मैं तुझे क्या बताऊं, ठीक है, या तो ये तो बहुत भोला वाला आदमी है। चलो खैर, जो भी तुम लोगों ने सोचा, जो भी तुम लोगों ने जाना, ठीक है, अब मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूं। यहां पे देखो, एक वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है। अगर तुम में से किसी ने भी पढ़ा है, मतलब वर्ब तो पढ़ा ही होता है, सारे बच्चों ने ही पढ़ा होता है, ठीक है, कि कुछ वर्ब्स होते हैं डाई ट्रांसटिव, कुछ होती हैं मोनो ट्रांसटिव, कुछ होती हैं इंट्रांसटिव, कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसटिव। ये वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, वर्ब में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। अब यहां देखो, ये मी और ये ₹5,000, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मी एक ऑब्जेक्ट है, ₹5,000 दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये ₹5,000 एक्चुअली में नाउन है, मी प्रोनाउन है, तो नाउन प्रोनाउन जब हम वर्ब के बाद में लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो ओ कैसी वर्ब हो गई? डाई ट्रांसटिव, ठीक है। अब डाई ट्रांसटिव वर्ब्स में जो, ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना तो बात आपको एक बार समझाई जाती है और हमेशा के लिए क्लियर हो जाती है, ठीक। मतलब अगर हम अच्छे तरीके से समझें या हमें अच्छे तरीके से समझाया जाए तो बात एक ही बार में क्लियर हो जाती है जिंदगी भर के लिए। और अगर तरीका प्रॉपर ना हो, तरीका समझाने का सही ना हो, तो हम एक ही बात का कचरा कर लें, कितनी बार भी उसको डिस्कस कर लें, वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, ये ओ डाई ट्रांसटिव वर्ब हो गई, मी और ₹5,000 ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। इनमें से जो हुम का रिप्लाई होता है, ठीक है, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी जो है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो ₹5,000 है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आगे देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो एक्चुअली इनडायरेक्ट, मतलब वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, जो व्हाट का रिप्लाई होता है, ठीक है, वो होता है रियल ऑब्जेक्ट।
ठीक है। इनडायरेक्ट, मान लो जैसे हम लिख दें यू ओ ₹5,000 टू मी, क्या लिखोगे इसमें? यू ओ ₹5,000 टू डैश मी, यू ओ ₹5,000 डैश मी, तो इस ब्लैंक में क्या लिखोगे? टू ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि टू या फॉर प्रीपोजिशन यूज होती हैं, ठीक है, तो टू या फॉर प्रीपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की होती हैं, तो टू लिखोगे। अगर टू लिखोगे तो इसका मतलब मी क्या हो गया? मी हो गया रेसिपिएंट। अगर मी रेसिपिएंट हो गया तो गिवर कौन हो गया? यू हो गया। तो यू ओ मी का मतलब जो यू है वो पैसे देगा यू, सिंपल है। तो वो तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाई ट्रांसिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर, तो अपने आप ऐसे ही जान जाओगे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। केजीएफ में रॉकी बोलता है डिड यू मिसिंग मी पठान, तो सर इसमें ग्रामर की गलती है कि नहीं? अरे भैया साफ गलती है, साफ साफ गलती है अगर वो यही बोलता है। हालांकि केजीएफ मैंने भी देखी थी लेकिन मुझे नहीं ध्यान, उसने ये बोला, चलो बोला भी होगा तो ये तो साफ गलत है बेटा, इसमें तो क्यों पूछ रहे हो? तो तुम मूवीज वूवीज तो ऐसे ही होती हैं, और रॉकी को तो मूवी में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो दिखाया नहीं है, ठीक है, मतलब एक्शन वैक्शन अच्छा दिखाया, बट ये थोड़ी दिखाया कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो तो ऐसे फनी इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो यू ओ मी ₹5,000 का मतलब है जो यू है वो मी को पैसे देगा 5,000 रुपए। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो ऐसे ही जान जाओगे, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल बच्चे, डिड यू मिस मी होना चाहिए, बट वो तो ऐसे ही दिखाया ना, वो तो उसको क्यों सीरियसली ले रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर आई एम द वे, आई एम इन द वे एंड आई एम ऑन द वे में क्या डिफरेंस है? इन द वे तो कोई हिंदी मीडियम वाला भले ही बोलता हो, जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलता हो वही बोलेगा, ठीक है। मैं रास्ते में हूँ तो मे का मतलब इन लिख देगा। इन द वे तो एक्चुअली इनकरेक्ट ही होता है, आप ऑन द वे लिखो, ठीक है। इफ यू आर मूविंग समवेयर, ठीक है, देन वे इज अ काइंड ऑफ लाइन, लाइन के रिलेट करने के लिए ऑन प्रिपरेशन लिखा करो। Whom do you believe him to be? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो आज इसी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखो, Whom do you believe him to be? चलो करेक्ट द स्टेटमेंट, करेक्ट इट। ये जो सेंटेंस लिखा ना बच्चों, इसको सही करो। चलो, Whom do you believe him to be? चेंज करो। बिल्कुल बच्चे, अभी बताता हूं। सर जेरेंड और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस है? बेटा बहुत डिफरेंस होता है, दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये तो हो गए उनकी सिमिलरिटी, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस एक्चुअली बहुत होते हैं, वो फिर एज अ कॉन्सेप्ट किसी क्लास में पढ़ाने पड़ेंगे। सर आपके एप्लीकेशन पर न्यू बैच, थोड़ा सा और इंतजार कर लो मैं कहूँगा, ठीक है। हालांकि अगर तुम्हें जल्दबाजी है तो हमें लगता है हमें उससे ज़्यादा जल्दबाजी है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लो। Who made you to make tea? टू हटा लो बच्चे, यहाँ पे मेड कॉस्टिव वर्ब है, टू हटा दो, इसको लिखो Who made you make tea? ये whom है बच्चे, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, गलती से मेरे से लिख गया, मतलब बच्चे ने पूछा तो whom ही था, ठीक है, ये whom है, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, देखो। चलो अब बताओ, करेक्ट द स्टेटमेंट, whom do you believe him to be? आंसर बताएं सारे बच्चे। Whom do you believe him to be? Whom do you believe him to be? इसका आंसर बताओ सारे बच्चे जल्दी से। अब ये मैं बताता हूं, देखो होता क्या है कि ये क्वेश्चन हमारी ही शायद प्रैक्टिस बुक में है, ठीक है, और ये काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है। जिन बच्चों, मतलब कुछ बच्चे होते हैं उनको तो ये क्लियर हो जाता है, ठीक है,
कुछ बच्चे जो होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो इसको लेकर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो सेंटेंस है पहले इसको समझना। देखो कोई भी सेंटेंस जब आप सही करते हो ना बच्चे, तो हमेशा पहले ये जाना करो वो गलत क्यों था, ठीक है। मैं हमेशा ये बच्चों को बात बताता रहता हूं कि किसी भी स्टेटमेंट को जब आप सही करना शुरू करते हो तो उससे पहले एक बार में ये जरूर सोचा करो कि वो गलत क्यों था जो उसको सही करने की जरूरत पड़ी। ये पता करना बहुत जरूरी है। करेक्शन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि गलत है क्यों। ये जानना बड़ा जरूरी है कि गलत क्यों, ठीक है। तो मैं देखो आपको बताता हूं, ये जो पूरा हमारा सेंटेंस है इसमें मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं। यू सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है, ठीक है, हिम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, टू बी नॉन फाइनाइट वर्ब है इन्फिनिटिव, मतलब ये बी वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म है। अच्छा, बी होती है लिंकिंग वर्ब, ये तो सबको पता होगा ना, ये तो सारे बच्चे जानते होंगे कि जो बी की फॉर्म होती है अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो तब तो खैर अलग बात है, लेकिन अगर ये मेन वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है और जरूर लिखना पड़ता है, बिना लिंकिंग वर्ब के आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है और इसके बाद हमने एक नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी है टू बी। टू बी जो वर्ब है ये बी की इन्फिनिटिव फॉर्म है, जो बी वर्ब है ये उसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है, ठीक है। तो अगर ये उसकी इन्फिनिटिव फॉर्म है तो इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। अब देखो हिम तो कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स बाद में लिखे जाते हैं, हिम हमने पहले लिख रखा है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यू कॉम्प्लीमेंट नहीं, सब्जेक्ट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, हुम हुआ। तो जो हुम प्रोनाउन है ना ये कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, भाई कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो सब्जेक्ट का होता है या ऑब्जेक्ट का होता है। अब ध्यान से देखो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो जब देखोगे पता चलेगा कि ये जो हुम है ना ये कॉम्प्लीमेंट है हिम का। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा हमें कैसे पता ये हिम का है, क्योंकि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना ये हमने मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखी है। अब होता क्या है कि अगर हम मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखें तो मेन वर्ब का सब्जेक्ट उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर हम मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखें तो मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट रेफरेंस माना जाता है। तो कहने का मतलब अगर ये जो टू बी वर्ब हमने हिम के बाद लिखी है ना तो ये टू बी वर्ब हिम के लिए यूज हो रही है, तो इसके बाद जो हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वो हिम का कॉम्प्लीमेंट होगा। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो कहने का मतलब ये जो हम हुम लिख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखो, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है सही है, ये सही है। बुक में गलती से इसका आंसर दे दिया गया है हु, मतलब वो मिस्टेक है, उसको सही करना है, ठीक है। बच्चा उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा कौन कंफ्यूज हो जाता है, जो समझता है या समझने की कोशिश करता है। जो बच्चा समझता नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करता, वो कंफ्यूज भी नहीं होता क्योंकि वो हु को सही मान लेता है, भले उसको समझ में ना आए लेकिन उसको सही मान लेता है, ठीक है। तो आंसर बच्चे इसका ये कि ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। ये आंसर है, ठीक है। चलो ये हो गया क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन था, एक क्या बहुत से हैं क्वेश्चन, मैं ये असल में क्वेश्चंस ना मार्क कर लेता हूँ, जो बच्चे व्हाट्सएप पर पूछते हैं ना अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उनको मार्क कर लेता हूँ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस आज हम यही डिस्कस करेंगे। एक और मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको तुम लोगों को ना करेक्ट करना होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। किसी बच्चे ने फोटो मतलब खींच के भेज दी। It was until 1972 that the war finally came to an end. Finally came to an end, ठीक है। मतलब इसमें है क्या, देखो मैं आपको बताऊं, ये एक हो गया इट वॉज, ये हो गया ए पार्ट, मतलब ये हो गया इस सेंटेंस का ए पार्ट, और अंटिल द वॉर यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया बी पार्ट, बाकी ये हो गया सी पार्ट, और एक नो एरर भी है, एक पार्ट है नो एरर, ठीक है। ये हो गया डी पार्ट। चलो आंसर बताओ।
देखो बच्चे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे बच्चे इस सेंटेंस को देखें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो और इसका आंसर बताने की कोशिश करो। इट वॉज अंटिल 1972 दैट द वॉर फाइनली केम टू एन एंड। ऐसे के लीट में हम केवल उन्हीं बच्चों को इस समय ले रहे हैं जो ऑलरेडी स्कूल्स में या कोचिंग सेंटर्स में ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, ठीक है, ऑनलाइन का तो पढ़ाना वढ़ाना सब नकली रहता है, ठीक है, जो कहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब जो या तो स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, या फिर जो अपना कोचिंग सेंटर वगैरह चलाते हैं ऑफलाइन का, बच्चों को पढ़ाते हैं उनको। जो पढ़ा नहीं रहे हैं या अभी टीचिंग में एंगेज नहीं है उनको इस समय अभी हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये है आंसर बताओ, चलो भी सारे बच्चे पढ़ो। इट वॉज अंटिल 1972 दैट द वॉर फाइनली केम टू एन एंड। 10 बज गए तो अब एक काम करते हैं, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो मैं सोच रहा हूं तुम्हें होमवर्क दे दूं, ठीक है, लेकिन होमवर्क में फिर तुम लोग परेशान रहोगे, तो इस क्वेश्चन का ना मैं तुम्हें आंसर आज बता देता हूं, एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, क्योंकि ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जल्दबाजी में बताने का कोई फायदा नहीं है और डिटेल में बताने का आज टाइम नहीं बचा, फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, मैं तुम्हें होमवर्क में नहीं लिख रहा हूं, मैं इसका तुम्हें आंसर बता रहा हूं, ठीक है। इट वॉज नॉट अंटिल 1972 ये आंसर है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास भी, इस बहाने अगली क्लास भी लगानी पड़ जाएगी, ठीक है, कि ये रहेगा दिमाग में कि नहीं बच्चों को प्रॉमिस करके आए क्वेश्चन का एग्जाम्पल, मतलब एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। एक और लाइव डाउट सेशन रख लो, हम तो कई रख लेंगे। बच्चे अच्छे से पढ़ें, बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड करें, क्वेश्चंस को सीखें तो अच्छा है, ठीक है। यूट्यूब के लिए टाइम निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैच देखता रहता हूँ, मूवी देखता रहता हूँ, तो मान लो हफ्ते में 3 दिन मैच नहीं देखूंगा, 3 दिन मूवी नहीं देखूंगा, पढ़ा दूंगा, लेकिन बच्चे अच्छे होने चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि आप पढ़ाना चाहते हो, बच्चे अपनी इधर उधर की बातें करते हैं, बेतरतीब की बातें करते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम एक क्लास और रख लेंगे, हम तो कई क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो आज जैसे क्या है, आज वेंसडे है ना, तो कल थर्सडे है, फ्राइडे को या सैटरडे को आपकी अगली क्लास में रखता हूँ, ठीक है। और उसमें ये मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा काफ़ी डिटेल में, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान रखना। ऑनलाइन बैच लेना है, देखिए अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है मुखर्जी नगर आके, तब तो हमारा अगले महीने में ही बैच बनेगा, एक सुबह 9 से 11 के टाइम में, ठीक है, सेकेंड वीक में जून के। लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा सा इंतजार करो, ऑनलाइन बैच भी आएगा, मतलब एक हफ्ते में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2 हफ्ते बाद आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। तो इसका आंसर हो गया नॉट अंटिल 1972। अब बच्चा सोच रहा होगा कि अंटिल भी नेगेटिव है, नॉट भी नेगेटिव है, तो उसके साथ में क्यों आया, तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अगली क्लास में, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस होते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल में इस तरीके का तुम्हारा भी कोई अपना डाउट हो, जो तुम पढ़ाई करते हो या प्रैक्टिस करते हो, कोई अच्छा क्वेश्चन या जो तुम्हें कंफ्यूज करता हो, जो तुम चाहते हो उसको लाइव सेशन में हमें डिस्कस करना चाहिए, वो तुम मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। 9911191959 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर तुम अपने क्वेश्चंस को जो तुम चाहते हो लाइव डाउट डिस्कशन सेशन में डिस्कस हो, वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 9911191959, ठीक है। जो बाहर के बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे नेपाल और पाकिस्तान वगैरह के भी अपने पास पढ़ते हैं यूट्यूब पर, तो वो अपना इंडिया का जो कोड होता है वो अपना सेव कर लें, +91, ठीक है। अल्फा बैच की तरह कोई नया बैच नहीं आएगा बेसिक से, बैच तो आएगा बेसिक से, लेकिन अल्फा बैच के जैसा नहीं आएगा ठीक है। अल्फा बैच हमारा कंप्लीट बैच था, उसमें सब कुछ है, तो बैच आएंगे लेकिन पार्ट्स में आएंगे, पार्ट्स में, ठीक है। चल, तो कोई भी तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन वगैरह है बच्चों जो तुम चाहते हो डिस्कस हो, और मतलब तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हो, ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, 9911191959। ऐसे के लीड की देखो मैं बता देता हूं, अगर तुम पढ़ाते हो स्कूल या कॉलेज में, इफ यू आर करंटली एंगेज्ड इन टीचिंग समवेयर, वेदर एट सम स्कूल और कॉलेज और एट योर ओन कोचिंग सेंटर, देन वी कैन इंक्लूड यू इन दी सिलेबस, मतलब जो हमारा सेशन है उसमें हम आपको शामिल कर लेंगे, बट कंडीशन ये कि आप टीचिंग में एंगेज होने चाहिए।
जो बच्चे अभी टीचिंग में एंगेज नहीं है, टीचिंग नहीं करते हैं, उनको अभी हम एसेक्रेट में नहीं ले रहे हैं। अभी हम केवल उनको ले रहे हैं जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में या फिर अपने कोचिंग सेंटर्स वगैरह चला रहे हो, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम चला रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए फिलहाल में इतना ही था। फिर आपको मिलते हैं अगले सेशन में जल्दी ही। तब तक अपना प्रैक्टिस करो, अच्छे से इंग्लिश सीखो। ठीक है, और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, सो थैंक